के शो में। काला धन रखने वालों के लिए आखिरी मौका। क्या डॉलर को काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास, 12 इंक्वायरीज रेफरेंसेस की मंजूरी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से आज डिटेल में हम जाएंगे और इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत एक अहम इजलास डॉलर के हवाले से हुआ। 146 से ऊपर जहां बुलंद तरीन सतह पर मुल्क की तारीखी डॉलर पहुंच चुका है। आखिरकार वजह इसकी क्या है? क्या वजह है कि कंट्रोल गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो या तो ये मैनिपुलेटिव फोर्सेस हैं जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि कार्रवाई की जाए, या ये फंडामेंटली इतनी वीकनेस हो गई है रुपये की डॉलर के अगेंस्ट के अब ये मामलात गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम में काला धन सफेद करने के हवाले से जो ऑपोजिशन कह रही है आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने अपनी एमनेस्टी स्कीम जो उनके दौर में आई थी जिसमें कहा जाता है कि 120 अरब रुपए जमा हुए, उसका कंपैरिजन किया है मौजूदा स्कीम से और कहा है जी ये स्कीम क्या है उनकी नजर में। उन्होंने क्या कहा है साबिक वजीर आजम ने, आपको सुनवाते हैं। एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया। जब एमनेस्टी स्कीम हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले दी थी उस वक्त बहुत बुरी थी। आज इमरान खान की है वो ठीक है, क्योंकि उसमें उसके रिश्तेदारों और एहलकारों के मौका मिलेगा कि वो अपनी करप्शन को पाक कर लें। टैक्स चोरों को छुट्टी दे दी गई है। टैक्स चोरों को छुट्टी दे दी गई है। इसी तरह साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने भी अपनी कोर्ट हाजिरी नैब पेशियों के दौरान आसिफ ज़रदारी साहब ने एमनेस्टी स्कीम के बारे में जब पूछा सहाफ़ी ने सवाल, तो उनकी जानिब से भी क्या कहा गया आपको ये भी सुनवा देता। समझते हैं कल एमनेस्टी स्कीम आई है एक नई, आपकी हुकूमतें भी देती रही है माजी में, अभी फिर आ गई है। क्या समझते हैं क्या फर्क है अब वाली एमनेस्टी स्कीम में और माजी की एमनेस्टी स्कीम में? कोई फर्क नहीं है बेटा। जो थोड़े बहुत पैसे हैं बेचारों के पास, जिसके पास वो वाइट करवा लें। लोगों को पहले अमीर करो फिर टैक्स करो। अब गरीबों के पीछे से खून निकालोगे तो क्या निकलेगा? चल रहे हैं भाई, कुछ ही नहीं निकलेगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा ज्वाइन कर रही हैं और हमारे साथ सीनियर टैक्स एक्सपर्ट अशफाक तोला साहब मौजूद होंगे प्रोग्राम में। चार्ट अकाउंटेंट हैं और आज इनका एक राइटअप भी आया था इस हवाले से, उस पर भी उनसे बात होगी टैक्स एमनेस्टी के हवाले से और डॉलर पर भी बात करते हैं। तीनों मोहतरम शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। जो ऑर्डिनेंस सामने आ चुका है एमनेस्टी के हवाले से उसमें डोमेस्टिक इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टेड लैंड, फॉरेन लिक्विड एसेट्स not repatriated, foreign liquid assets repatriated, unexplained expenditures, undisclosed sales, all assets except domestic immovable properties, उनके मुख्तलिफ टैक्स रेट जो हैं वो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं साथ क्या है। लेकिन अशफाक तोला साहब, मैं जानना आपसे चाह रहा हूं कि आपने आज लिखा है उस पर पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं आपके राइटअप में से। सर उसमें कुछ कंसर्न्स आपने इजहार किए और आप कहते हैं कि जैसे पहला आपने कहा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का उसमें उनको एक्सक्लूड किया गया है, जो बेनामी जो डिपेंडेंट्स हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के उनके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन होंगे। एक बात आपने लिखी है कि जो 2.25% पर पेनल्टी डिक्लेयर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे की गई है वो डिस्क्रिमिनेटी है और कंप्लाइंट जो है वो सिटीजन्स के लिए डिस्क्रिमिनेटी है। आप क्या वजाहत करेंगे इस एमनेस्टी स्कीम के जो मुखालफा या जो पॉइंट्स टू पॉइंटर आपके उस पर आप क्या एलैबोरेट करेंगे तोला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी एक टैक्स कंप्लायंट सिटीजन के लिए किसी भी एमनेस्टी के बारे में अच्छा कहना मेरा ख्याल है ये नामुमकिन सी बात है। मगर हालात को अगर हम देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ को मरूज़ खातिर रखते हैं तो एमनेस्टी हर दौर में लाजिम व मलजूम हो गई। पीपल्स पार्टी का दौर हो, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर हो, ये जो इमरान खान साहब का दौर है, ये एक लाजिम व मलजूम हिस्सा बना। चाहे आप अपोजिशन में हो, जितने भी मुखालफत कर लें, मगर एक वक्त आता है जब आपको रियलाइजेशन होती है कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ इस बात की गम्माजी और अक्कासी कर रही हैं कि आपको एमनेस्टी स्कीम देनी है। अब कोई भी स्कीम जब आएगी सैफान तो उसमें सुकम रह जाते हैं, और सुकम का मैंने जिक्र इसलिए किया है कि अगर कहीं कोई चाहे उसमें कोई क्लैरिफिकेशन हो जाए या अगर मेरा ख्याल है इसमें कोई बेहतर तजवीज़ आ जाए
तो मेरा ख्याल है वो बेहतर हो जाएगा। पहली बात जो मैंने की है लिस्टेड कंपनी के बारे में, वो मैंने इसलिए लिखी है कि देखिए आप लिस्टेड कंपनी को भी मैंने एक्सक्लूड करवाया, जो शुरू में आई थी असद उमर साहब के दौर में जो पहला ड्राफ्ट था उससे मैंने करवाया था इनको। और वो करवाने की वजह ये थी कि अगर फर्ज करें अगर आप लिस्टेड कंपनी को दे देंगे और लिस्टेड कंपनी के सारी बैलेंस शीट्स आपकी छपती हैं, शेयर होल्डर्स पे रिलाई करते हैं, अगर उनको आपने अलाउ कर दिया, वैसे प्राइवेट लिमिटेड के बारे में भी मैंने लिखा है, अगर आपने पूरी पढ़ी हो वो समरी, कि अगर हम उनको अलाउ कर देते हैं और फर्ज करें उनका जो रीडर यानी कि जो शेयर होल्डर है वो कहता है कि इसका मतलब है अकाउंट्स आपके ठीक नहीं थे और ऑडिटरों ने भी इसको सर्टिफाई कर दिया है, तो ये इंडेमनिफिकेशन के क्लेम्स आ सकते हैं जिसका रिस्क आज भी रहेगा। तो ये मैंने पॉइंट टू पंडर का मतलब कभी भी एक बात याद रखिए, कोई तनकीद नहीं है, ये तशरीह है। तो तशरीह करने में मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ हमें इंसान बशर की बनाई हुई कोई भी स्कीम है ये परफेक्ट नहीं हो सकती है। ये पिछली स्कीम में भी हमने पॉइंट टू पॉइंटर्स लिखे थे और इस स्कीम में भी हमने लिखा। दूसरा आपने रियल एस्टेट की जो तस्करा किया, रियल एस्टेट का बिल्कुल मैं सही कहता हूँ आपको। आपने ये रियल एस्टेट के साथ इसकी बताएगा बात, क्योंकि आपने जो कैश बैलेंसेस के हवाले से लिखा है कि कैश बैलेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट एंड आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड देयर अप टू 30 जून 2019। तो उसमें आपने लिखा है द टाइम लिमिट फॉर मेंटेनिंग सच बैलेंस इज टू शॉर्ट एंड मे लीड टू फ्यूचर वाइटनिंग ऑफ black or untaxed money as cash may be borrowed from informal channels for 2 months and may be deposited into bank accounts। ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है, यानी जिस मकसद से हम ये कर रहे हैं स्कीम, ये तो उसके बिल्कुल बरक्स हो जाएगा जो आप ये लिख रहे हैं। जी जो आप कह रहे हैं। नहीं देखिए ज़ैफ़ान, इसको बिल्कुल नेगेटिव वे में ना लें। इसको मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे जो हजरात हैं जो ऐवान के इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि यार यहाँ पर ये लूपहोल रह सकती है। तो रीडर को भी हम बताना चाह रहे हैं कि देखें, अगर खुदा न खास्ता आप ये जहन में रख के करते हैं और आप इस किस्म की अगर आप राउंड ट्रिपिंग कर देते हैं कि जी आपने बोरो कैश कर लिया या बैंक से लोन ले ली, लोन लेने के बाद आपने फिर एक मरतबा इसको इन्वेस्ट किया, फिर आपने इसको 30 जून तक दिखा के फिर आपने निकाल के वापस कर दिया, तो ये एक इशू बन सकता है। और मैंने कोई गलत बात नहीं लिखी, आप जानते हैं ये हो सकता है। तो ये खतरनाक बात नहीं है। देखिए, जब इतनी ग्रैंड स्कीम आप ले आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें रह जाती हैं जिसका एडवांटेज उठाया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में ये जो आपकी हुई थी डीमोनेटाइजेशन, इसमें आपने देखा होगा कि काफी जाली नोट्स आए और इनके एनपीओस को दे दिए गए और उन्होंने वाइट करा लिए और ये भी स्कैम आया। तो इस किस्म के स्कैम को हम प्रीएम्प्ट करते हुए ये पब्लिकेशन इसलिए देते हैं कि लोगों को अलर्ट होना चाहिए, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उनको भी अलर्ट होना चाहिए। और ये बात मैंने शब्बर जैदी साहब को, हमाद अजहर साहब, सबके पास ये कमेंट्री गई है, तो मेरा ख्याल है। और उस वक्त कमेंट्री गई जब हमारा एक मीटिंग चल रही थी। रिस्पॉन्स तोला साहब, आप सेटिस्फाइड हैं जो अभी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जिनको बेहतर होना चाहिए उनको सामने रखते हुए जो गवर्नमेंट शायद 130 या 160 अरब कितने रुपए कलेक्ट करने का टारगेट कर रही है, विल दे बी एबल टू कलेक्ट इट? कोई फायदा भी होगा या ये ऐसी एक और स्कीम है आगे खत्म? दो, मैं अभी भी एक बात आपको कहता हूं कि कभी अशफाक तोला साहब, अच्छा अशफाक तोला साहब से हमारा जो इस वक्त राब्ता मुनक़ता हुआ है, इतनी देर में राब्ता हम एस्टैब्लिश करते हैं। तो शौकत साहब, आपकी तरफ हमें आना है और सियासी हवाले से बड़ी तनकीद है, मुझे उम्मीद है हिना भट्ट साहबा को मेरी आवाज आ रही है। तो बस साहब, पहले इमरान खान साहब क्या कहते रहे एमनेस्टी स्कीम पर, ये आप कई बार सुन चुके होंगे सोशल मीडिया पे, क्या क्या कहा है क्या नहीं कहा। आज हालात मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अल्फाज ही आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, एग्जैक्ट डेट के साथ, क्या इससे पहले कहते रहे 2016 में, और अब क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस कि क्या कहा खान साहब ने इससे पहले। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स है। कितनी एमनेस्टी कामयाब हुई हैं स्कीम्स, कितनी दफा एमनेस्टी स्कीम दी गई है। ये इस मुल्क की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। बज़ा साहब, इमरान खान साहब अप्रैल 2018 में भी रिजेक्ट कर रहे थे, जनवरी 2016 में भी कर रहे थे। लोग तो खैर ट्वीट्स निकाल के क्या क्या करके सब बता रहे हैं किस तरह कर रहे थे। अब कैसे जस्टिफाई करें, कैसे लोगों को बताएं कि नहीं वो गलत था, उस वक्त के हालात थे, आज कुछ और है।
क्या आप जस्टिफिकेशन देंगे बसा साहब? सफान, पहली बात तो यह है कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली आपको इकदामात करने पड़ते हैं, गैर मामूली स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और एमएनएसटी स्कीम जो है इसकी किसी सूरत में भी हौसला अफजाई तो नहीं होनी चाहिए ऐसी स्कीमों की। अंदाज़ा आप ये कीजिए कि जब ये उसी वक्त होता है जब आपके इदारे काम नहीं कर रहे होते हैं, जब इदारे मुकम्मल तौर पर नाकामी की तरफ बढ़ें तो ऐसे इकदाम आप लेते हैं। और ये बदकिस्मती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि काले धन को सफेद करने के लिए ऐसी स्कीमें लॉन्च की जाती हैं, लेकिन क्या करें आप जरा सिर्फ अंदाजा ये कीजिए कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने कहा था और उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था, लेकिन मेरे भाई एक आप जरा ज़हन में रखिएगा, जो एमएनएसटी स्कीम अब आ रही है, मैं कोई ये नहीं कि उसको मैं डिफेंड कर रहा हूँ, जो माजी की स्कीम थी उसमें फ़र्क क्या है? जो स्कीमें पहले आती थी या जितने भी प्रोजेक्ट आते थे या जितना भी होता था, पहले जो हुक्मरान थे वो पहले सोचते थे कि हमारा कट क्या होगा, हमारा फायदा क्या होगा, हमारी जायदादें कहाँ बनेंगी, हमें कमीशन क्या मिलेगा, हम क्या क्या कहाँ से वो पैसे कमाएंगे। यहाँ पर अब सूरत ये है, पनामा का इश्यू आने के बाद और स्विट्जरलैंड में और दुनिया सारी दुनिया में अब सफान सूरत ये है कि लोग अपना पैसा गैर महफूज समझने लग गए हैं। लोग ये समझते हैं कि हम जहां भी जाएंगे हम बच नहीं सकेंगे और कानून की हम गिरफ्त में आ जाएंगे। अब ये जो एमएनएसटी आई है, अब लोगों के पास आखिरी चांस है, पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने पैसा छुपाया हुआ है, जो जाहिर नहीं कर रहे हैं, कि वो इस स्कीम से फायदा उठाएं। इससे क्या होगा, एक तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी इस वक्त सख्त चैलेंजेस से गुजर रही है, इसमें कतई दो राय नहीं है, हमें बहुत सख्त हालात का सामना है, और उसकी वजह तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, हम तो 9 महीने की हुकूमत है। 40 साल का जो गंद है, जो 30 अरब का कर्जा लिया गया, 600 करोड़ डेली सूद अदा कर रहे हैं, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो मेरे भाई, हम तो चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और हमारी हर मुमकिन कोशिश थी कि हम IMF के पास ना जाएं, हमने दोस्त ममालिक से रब्ता किया, उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन ओवरनाइट उनके असरात नहीं आने हैं। मैं कहना आपको क्या चाहता हूं, जो आपने सवाल किया स्पेशली एमएनएसटी स्कीम जो है, ये दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल जिन लोगों ने अपना काला धन छिपाया हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर सांप बन के बैठे हुए पैसे के ऊपर, जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, उनके लिए आखिरी मौका है। नहीं, लेकिन इसका पनामा से आप पनामा से बस आप कह रहे हैं कि ये इसलिए फर्क है कि ये जो हुक्मरान है, आप कह रहे हैं कि ये पनामा या स्विट्जरलैंड के मामलात नहीं है, तो इसलिए ये बड़ी इफेक्टिव स्कीम है, ये इसलिए फर्क है स्कीम के अंदर। यानी किस तरह लोगों को आप क्या इसमें फर्क है आपकी एमएनएसटी स्कीम में, और मिफ्ता इस्माइल साहब दे चुके हैं इससे पहले स्कीम, आप में क्या फर्क है? ये फर्क है बस के सफान ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि जब से पनामा आया है, वहां भी अब लोगों की पैसे गैर महफूज हो गए हैं, ऑफशोर कंपनीज होना शुरू हो गई हैं, दुनिया पूरी। मेरा कहने का मकसद पूरी दुनिया के अंदर जो लोग जाके पैसा छुपाते थे, वो सही है, लेकिन कहते थे कि सामने दुनिया में आपकी स्कीम में और नून लीग में क्या फर्क क्या होगा, यानी किस तरह लोग एतमाद करें, मैं ये पूछना चाह रहा हूं बस साहब कि वही चीज जो नून लीग कर रही थी, पीपल्स पार्टी कर रही थी, वही आप करने लगे, तो उसमें फर्क क्या है, ये तब्दीली क्या है? स्कीम वही है, देखिए स्कीम बिल्कुल वही है, कोई इसमें फर्क नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब जिन लोगों के पास पैसा पड़ा है पाकिस्तान में, उनको पता है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकेंगे, हुंडी के जरिए नहीं लेके जा सकेंगे। अब बेहतर यही है कि हम इसको शो कर दें, और अगर ये सफान शो नहीं करेंगे तो मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूं कि एनफ इज एनफ। पहले हम बड़ा फ्रेंडली माहौल बनाएंगे, अगर उसके बाद भी लोग टैक्स जो देने वाले हैं वो नहीं देंगे, उनके साथ भी सख्त रवैया होगा। अब हम उनको कह रहे हैं कि आए आप टैक्स नेट में आए, टैक्स दें। माजी में क्या होता था, 5,000 टैक्स देता था, बात पे साहब आपका क्या बात का गुस्सा कर जाएंगे, कमेंट होगा? माजी का 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर 5,000 टैक्स देता था। अच्छा हिना साहब, क्या आप समझती हैं कि वाकई में ये बड़ी टैक्स एमनेस्टी स्कीम तब्दीली लेकर आएगी और माशी हालात में बेहतरी होगी, विल इट बी अ सक्सेस? और क्या पीटीआई जस्टिफाई कर पा रही है इस बात को, क्योंकि पहली बड़ी मुखालफतें की हैं इन्होंने एमनेस्टी स्कीम्स की? हिना साहब देखिए, सबसे पहले तो जो शहबाज शरीफ के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया, मैं इससे स्टार्ट करना चाहूंगी कि मैं तो इसको सबसे पहले इस न्यूज़ को डिनाई करती हूँ, और ये बिल्कुल फॉल्स एक्यूजेशन है। और ये कि मियां शहबाज शरीफ इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, और वो इलाज के लिए गए थे लंदन, और उनका दोबारा 2 हफ्तों के बाद उनका रीटेस्ट है, इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट वो नहीं आ सके। तो सबसे पहले तो हम इस फॉल्स न्यूज़ को जो लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं और जो मुखालफीन हैं
उसको आपने शायद पैमरा को भी लिखा है कंप्लेन में, यहाँ से उस चैनल के खिलाफ जिसने खबर चलाई है, गालिबन या जो भी मीडिया आउटलेट से खबर चलाई है। जी, हमने लिखा है कि आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब नैब की हिरासत में भी रहे हैं, कोट लखपत जेल में भी रहे हैं और वो नैब के सर्वाइवर हैं। तो आई थिंक इस तरह फॉल्स न्यूज जो है वो हमें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद एक आपने बात स्टार्ट की थी कि मुझे लगता है कि ये इतना बड़ी अपनी कैबिनेट बना रहे हैं तो सबसे पहले ये एक ऐसा बंदा अपॉइंट करें जो इन्होंने ट्विटर पे पुराने अपने बयान दिए ना, इमरान खान साहब ने, शीरी मजारी ने, आरिफ अलवी साहब ने, कि वो पुराने बयानों को डिलीट करने बैठ जाएं। बिकॉज जिस तरह आपने कहा कि मैं ये 2 ट्वीट्स लेके आई हूँ जिसमें एक पूरी तैयारी से आई वॉन्ट यू कि आप इनको प्लीज इसके बाद चैनल पे शो भी करें, जिसमें शीरी मजारी साहब की उनकी साहिबा की ट्वीट है सबसे पहले कि पाकिस्तान इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू IMF शैकल्स बाय हफीज शेख। जी अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने अगर मुझे इजाजत दें अगर इस बात की, तो अगर इस ट्वीट को और आपके इस पॉइंट को हम ब्रेक के बाद आ जाए, क्योंकि हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर। इस ब्रेक के बाद आते हैं और हमारे साथ शौकत बसा साहब भी हैं। बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू है एमनेस्टी स्कीम और उसका मुस्तकबिल, और डॉलर पर भी आप आने लगे इसके बाद। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। किस तरह से ये एमनेस्टी स्कीम डिफरेंट है। हफीज शेख साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में, ये भी आपको, क्यों हम सवाल यही पूछ रहे हैं ना कि बार बार डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है। तो लेट्स हियर फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर कि हफीज शेख साहब जो कहते हैं कि किस तरह डिफरेंट है ये एमनेस्टी स्कीम। हम उस साउंड बाइट को आपको इस वक्त सुनाते हैं, सुने जी। ये एक और जो बड़ी चीज इस के अंदर है इस प्रोग्राम में, जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम जो इस तरह के आए हैं माजी में उससे ये मुख्तलिफ है, वो ये है कि एक बेनामी जो लॉ है वो पास हुआ है और उसकी एक खुसूसियत ये है कि उसके तहत अगर कोई डिक्लेरेशन नहीं करता है तो उसके ऊपर जो पूरे एसेट है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है और यानी उसको जब्त किया जा सकता है और उसमें लोग जेल भी जा सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हिना भट्ट साहबा नून लीग से, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मारूफ टैक्स एक्सपर्ट अशफाक तोला साहब इस्लामाबाद में। हिना भट्ट साहबा, आप कह रही थी, आप साहब का ट्वीट्स लेके बैठी हुई हैं, आप बता रही थी उस वक्त ब्रेक आ गए बीच में, शीरी मजारी साहबा ने क्या कहा, खान साहब ने क्या कहा, अगर वहीं से कंटिन्यू करें इस बात को। मैं ये कह रही थी कि इनको एक बंदा रखना चाहिए जो अपनी पुरानी ट्विटर अकाउंट की ट्वीट्स डिलीट करे। आपने अच्छा किया हफीज शेख साहब का बयान दिखाया है, बिकॉज शीरी मजारी ने ये कोट किया है कि हफीज शेख साहब जो हैं उनके अपनी यूएस की कनेक्शंस हैं या यूएस के एजेंट हैं। सो ये आई थिंक उनको चाहिए कि पुराने ट्विटर अकाउंट्स डिलीट कर दें। इन लोगों ने एक एडजर्नमेंट मोशन सबमिट कराई थी 2018 9 अप्रैल को, जिसपे शीरी मजारी, असद उमर और मुनज़्ज़ा हसन के साइन है। और इन्होंने, जब हमने एमनेस्टी स्कीम जमा कराई थी तो इन्होंने ये एडजर्नमेंट मोशन जमा कराई थी कि इट्स अ मैटर ऑफ क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज PMLN इज ब्रिंगिंग एमनेस्टी स्कीम 2 weeks बिफोर द बजट। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब ये अगर इन लोगों ने PMLN की सब चीजें कॉपी करनी थी तो इतना टाइम क्यों लगाया? जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली एमनेस्टी स्कीम्स को पर्सनल ओपिनियन में प्रमोट नहीं करती बिकॉज वो डिमोरलाइज करता है टैक्स पेयर्स को। बट अगर हमारी टाइम में एक एमनेस्टी स्कीम मुतरफ कराई थी शायद हकान अब्बासी के टाइम में, तो उसी को क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया? इन लोगों ने इस और वो एमनेस्टी स्कीम इतनी सक्सेसफुल थी कि 150 बिलियन रुपए जो है वो कलेक्ट हो गए। तो अगर इतना टाइम लिया, कॉपी पेस्ट करनी थी एमनेस्टी स्कीम, तो क्यों नहीं तब क्यों नहीं करनी? आपको कॉपी पेस्ट ही करनी थी तो क्यों आपने IMF से इतना टाइम जाया कि आपने टाइम लिया? सिमिलरली जैसे कहते हैं, सिमिलरली ये कहते हैं कि IMF की डील सबसे पहले कहा कि हम नहीं करेंगे, फिर इतना टाइम लेके वही एक IMF की डील की, उससे ज्यादा सख्त कंडीशंस लगा के कि इकोनॉमिक जो हमारे पे उसकी रेप्रिकॉशंस होनी वो इतनी ज्यादा है। तो एक
टाइमिंग भी बड़ी वसीम साहब क्यों आपने इतना टाइम लगाया? और अप्रैल 2018 में वही खान साहब एडजमेंट मोशंस और वो बयान दे रहे थे, तो टाइमिंग देख ले। जब मिफ्ता साहब वो ला रहे थे, जब शाहिद खान अब्बासी साहब की कैबिनेट में वो स्कीम आ रही थी, आज आप उसी स्कीम को उठा के कंटिन्यू कर लेते हैं। 120 या 150 जितना बिलियन भी कलेक्ट किया था उसने बसा साहब, क्यों उतना टाइम आपने कौम का? असद उमर साहब और सब बात तो ये है कि आज जब मैं अपोजिशन की हम तनकीद सुन रहे हैं तो मैं तो बड़ा दम बखुद हो जाता हूं उनकी तनकीद सुन के कि अंदाजा ये करें कि 40 साल, चले मैं आमरीत को भी डाल लेता हूं, 70 साल क्या पाकिस्तान के अंदर कभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई? नहीं आई। पहली दफा हमारी हुकूमत आई। क्या ये जो गुड गवर्नेंस के दावेदार हैं इनसे इतना पूछ ले कि आप लोगों ने कौन सा ऐसा इदारा छोड़ा 40 साल के अंदर? कोई एक इदारा बता दें मुझे। क्या आपने स्टील मिल, PIA, किसी किस्म का कोई इदारा ऐसा बनाया हो कि जिसमें हालात बेहतर हो? अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं, FBR को आपने कोई बेहतर बनाया हो, बाकी आपने कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई चेंजेस, लेकिन हालात तो ये है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम हर चीज को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं सैफान कि हमारे जो कैप्टन हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं कर सकता, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। हम तो इन्होंने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, जो गंद डाला है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो खिलवाड़ किया है इस मुल्क के अंदर, कि आज उसी का नतीजा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल में पड़े हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब मुल्क से फरार है, हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसहाक डार। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी पे आ जाए। पीपल्स पार्टी सारी की सारी, कोई कुल्फे वाला, कोई गोले वाला, कोई पापड़ वाला, कोई टीटी वाला, ये कौन है भाई? अच्छा, अब बात यह है कि अगर ये इतना जुल्म ना करते पाकिस्तान के साथ, इतनी लूटमार ना करते, इतनी करप्शन ना करते, तो हमें क्या जरूरत थी IMF के पास जाने की? क्या जरूरत है एमनेस्टी स्कीम में लाने की? हम तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये बिल्कुल खान साहब ने जब बातें कही थी IMF के पास नहीं जाऊंगा, एमनेस्टी स्कीम नहीं लूंगा, हम तो मजबूरन जा रहे हैं भाई। सही। शौक से तो नहीं जा रहे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ये इस पूरी सूरत हाल में, ये तो चले सियासी, आप दोनों की आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज और ओपिनियन है जो रिस्पेक्टेड हैं और अपनी पार्टीज के पॉलिसीज हैं, लेकिन अशफाकुल्लाह साहब, एक बड़ा वजह, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो वजह करार दी गई थी कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। PTI भी कह रही थी और दीगर पार्टीज भी कि लोग इस पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, टैक्स के निजाम से, ब्यूरोक्रेसी से, इन्वेस्टमेंट भाग रही है इस मुल्क से, पैसा लोग टैक्स भी नहीं दे रहे, टैक्स शॉर्टफॉल आ रहा है। तो आज स्टॉक मार्केट ने तो पॉजिटिव रिएक्ट किया। क्या ये एमनेस्टी स्कीम की वजह से था? लेकिन उधर जो आपकी ओपन मार्केट है, डॉलर, वो उधर बहुत ही ज्यादा इस वक्त इनस्टेबिलिटी नजर आई। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स अशफाकुल्लाह साहब इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो बड़ा लैक कर रहा था, वो कितना, वो इस एमनेस्टी स्कीम से कैसा आपने देखा है? तोला साहब। अब सैफान देखिए, मेरा ख्याल है मेरे दोनों जो मौजूद दोस्त हैं वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। ट्रू एनालिसिस ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस पिछले 9 महीने में बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। बल्कि मैं ये कहूँगा 2017 के बाद से ये कॉन्फिडेंस मज़ीद और मुतवातिर तौर पे गिरता ही जा रहा है। देखिए, जब भी कभी भी आपकी स्टेबिलिटी होती है मुल्क में, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, जियोग्राफिकल, तो और पीसफुलनेस, ये वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज आपका डेली बैरोमीटर है कि वो आपको बताता है कि आपकी मईशत कहाँ जा रही है। एमनेस्टी स्कीम के आने से मैं समझता हूँ एक खुशाइन बात तो ज़रूर हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो हफीज़ शेख साहब ने भी कहा कि बिल्कुल ये मौका बड़ा गनीमत है कि लोग अपनी जो बेनामदारी प्रॉपर्टीज़ हैं ना, इनको डिक्लेयर करके अपनी खुलासी करा लें, जान खुलासी करा लें। मगर ये पिछली स्कीम में भी थी, ये नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, क्योंकि बेनामी लॉ 2016 में आया था और इसके रूल्स नहीं बन पाए थे। रूल्स अभी उन्होंने 18 या 19 में दिए इन्होंने। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल ठीक बात है, इसके बाद अगर पकड़े गए तो कॉन्फिस्केट भी हो सकती है और जेल भी जा सकते हैं। 7 साल सजा। मगर ये चीज़ पहले ही मौजूद थी और पिछली एमनेस्टी में भी मुझे याद पड़ता है कि काफ़ी लोगों ने अपनी बेनामी एसेट्स को अपने नाम पे करवा के एमनेस्टी में डिक्लेयर करवा लिया है। जहाँ तक रहा सवाल के कर्जों का बोझ बढ़ गया या ये है, मैं समझता हूँ इनका जो तनासुब होता है आपको पाकिस्तान की बैलेंस शीट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में जब हम कर्जों को नापते हैं तो उसका पैमाना है आपका GDP। तो जितने कर्जे बढ़ते हैं उतनी GDP भी बढ़ती है। और आपका एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर था कर्जों के बढ़ने का, वो कोई 2 से 3 हज़ार अरब के इंक्रीमेंटल NFC अवार्ड के भी हैं।
तो ये कह देना, देखें अगर कहीं कोई चोरी हुई है तो बिल्कुल किसी को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, मगर कर्ज़ों की एनालिसिस अगर की जाए तो मेरा ख्याल है हमें उसको सियासी उज़र नहीं बनाना चाहिए किसी अच्छे इकोनॉमिक डिसीजन के लिए। IMF के पास जाना आपके पास मजबूरी थी शुरू से, बिकॉज के जब आपने डीवैल्यूएशन शुरू किया तो उस वक्त आपने IMF को दावत दे दी थी। तो ये दावत जो है कोई मेरा ख्याल है इन्होंने आके नहीं दी, ये दावत मेरा ख्याल है मोहतरमान और से पहले शायद मुफ्ती इस्माइल साहब ने नहीं, लेकिन अशफाक साहब मुझे एक बात, आप क्योंकि आप बड़े इन रहते हैं, मोहतरमा ने बहुत ज्यादा उसको परवान चढ़ा दिया। एक बात मुझे, और इनके आने के बाद जी इसको मजीद पजीरा एक चीज मुझे बता दें, क्योंकि एक एमनेस्टी स्कीम वो थी जो असद उमर साहब प्रोपोगेट कर रहे थे, और सुना यह था कि कैबिनेट के अंदर बाकायदा मुराद सईद साहब से उनकी, यानी मुराद सईद साहब ने क्रिटिसिज्म की थी उस एमनेस्टी स्कीम के ऊपर और दीगर वज़रा ने कि भाई ये हमारी पार्टी पॉलिसी ये नहीं रही है, हम तो उल्टा खिलाफ बोलते रहे, ये उस स्कीम के खिलाफ थे। क्या ये वही स्कीम है जो हफीज शेख साहब ने पेश की है जो असद उमर साहब कर रहे थे? आप क्योंकि इन रहते हैं इस टैक्स ब्यूरोक्रेसी में भी और इन मामलात में, तोला साहब, या ये कोई अलग स्कीम है जिसको अब कैबिनेट ने एंडोर्स कर दिया और 10 दिन पहले असद उमर साहब को मना कर रहे थे लोग? जी नहीं, देखें उसमें फर्क थोड़ा सा ये है, ज्यादा फर्क नहीं है कि वो ये था कि दिसंबर तक उन्होंने स्टैगर की थी और उसमें ये था कि 30 जून तक एक रेट था, फिर 30 सितंबर तक एक और रेट था और फिर पीक रेट था इनका 31 दिसंबर तक। यहाँ पर उन्होंने ये किया है कि 30 जून को ये क्लोज कर देंगे। इसकी रीज़न ये है कि मेरा ख्याल है, जो मैं समझता हूँ कि 1 जुलाई से हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो IMF विल नेवर अलाउ कि इनके प्रोग्राम के दौरान कोई एक ऐसी एमनेस्टी आ जाए। और ये भी मेरा ख्याल है शायद उनके लिए बाइस एतराज़ होगा, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है मगर क्लियर हो गया होगा कि इसमें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के बाद भी आप पेमेंट नहीं कर सकते, मगर मेरा ख्याल है ये तो समाव मैनेज हो सकता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है सफ़ान के उस एमनेस्टी में कोई ज़्यादा जो ड्राफ्ट लॉ का मैंने दोनों देखें, वाज़ेह फ़र्क इतना नहीं है कोई। एमनेस्टी आखिर एमनेस्टी होती है, बात सिर्फ इतनी सी है, इसको आप ऐसे डिक्लेरेशन कह दें, इसको वॉलंटरी डिक्लेरेशन कह दें, इसको एमनेस्टी कह दें, या इसको ABC स्कीम कह दें, या इसको इन्वेस्टमेंट स्कीम कह दें। लेकिन ये कान को कहाँ से भी पकड़े, एमनेस्टी का मतलब है आपको वाइटन करनी है दौलत को, और ये कोई इसका सियासी उज़र हमें नहीं बनाना चाहिए। इस स्कीम की कामयाबी की तरफ मेरा ख्याल है अब इस पे जाना चाहिए। शाहिद साहब ने भी सही कहा कि उनकी स्कीम भी अच्छी थी, मैं समझता हूँ ये स्कीम भी अच्छी है, अब हमें इसको प्रोपोगेट करके इसको कामयाब बनाना चाहिए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ी बात है कि असद उमर साहब, जो हिना साहब आपसे पूछूं बसा साहब से भी, कि ये असद उमर साहब भी एक स्कीम दे रहे थे, डेट्स का शायद फर्क था, वो तोला साहब कह रहे हैं दोनों ड्राफ्ट्स देखे उन्होंने, तो उस स्कीम के खिलाफ तो PTI काबीना खड़ी हो गई और उन्होंने, हमने जो सुना कि 2 दिन तक तो इजलास होते रहे और उसमें बार बार एतराजात उठते रहे कि स्कीम अप्रूव नहीं होनी। अब वही स्कीम अगर हफीज शेख साहब कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करके पेश करते हैं तो वो अप्रूव हो जाती है। ये क्या असद उमर साहब के साथ जाती कोई मसला था, ये स्कीम की मुखालफती क्या था? हिना साहब पहले आपसे पूछूंगा, आपका क्या एनालिसिस? अच्छा हिना साहब, देखिए, एक इशफाक साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि बेनामी जो प्रॉपर्टीज है उनके ओनर्स आइडेंटिफाई होंगे। ये बात करने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बताएं कि इसके लिए प्रॉपर्टीज का आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नादरा की, स्टेट बैंक की, SECP और प्राइवेट बैंक्स की सब डेटा जो है वो इकट्ठी करनी पड़ेगी। आप मुझे बताएं कि ये सारी शब्बर जदी साहब ने बात तो की है, बट ये ऑल डेटा अंडर वन अम्ब्रेला, आपको लगता है कि ये हो जाएगी इकट्ठी, कि ये फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक और यू टर्न है? और इमरान खान साहब ने हमारी एमनेस्टी स्कीम पे ये बात की कि जो इस एमनेस्टी स्कीम पे पैसे अपने डिक्लेयर कराएगा उसके अंडर उसको इन्वेस्टिगेशन मैं करवाऊंगा। तो आप मुझे बताएं कि लोगों का कॉन्फिडेंस इस स्कीम पे क्या होएगा? उनको ये डर नहीं रहेगा ये होए कि हम अपनी सारी डेटा दे भी दे और फिर हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना हो? मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं आता हूं बसा साहब आपसे पूछता हूं फिर काबीना वाला सवाल कि असद उमर साहब में क्या खराबी थी, जब वो भी स्कीम दे ही रहे थे तो उनकी मुखालफत क्यों हो रही थी? तोला साहब से भी इस ब्रेक के बाद मजीद सवाल हमारे साथ रहेगा बेनकाब।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात एमनेस्टी स्कीम के हवाले से डॉलर, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में जो मूवमेंट्स हुए हैं, वजीर आजम साहब ने बड़े कुछ अहम फैसले किए उस हवाले से, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आज कुछ अहम फैसले कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में भी हुए हैं और उन फैसलों पर भी रोशनी डाल लेते हैं, क्योंकि आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 12 ऐसी इंक्वायरीज हैं जिनकी मंजूरी दी गई, और इनमें जो प्रोमिनेंट नाम है अकरम खान दुरानी साहब का, साबिक वफाकी वजीर हाउसिंग है और जमीयत उलमा इस्लाम साहब का ताल्लुक है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए रेफरेंसेस की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक और बुरी खबर है, या फिर आप कह सकते हैं कि बुरी अच्छी है, क्योंकि वो तो कहते हैं जी हमारे लिए केसेस अच्छी खबर होते हैं। तो वो कहते हैं, जो कौमी एहतसाब ब्यूरो का इजलास हुआ है वहां पर 3 रेफरेंसेस की जो मंजूरी हुई है, उसमें जनाब आगा सिराज दुरानी जो स्पीकर सिंध असेंबली है उनके खिलाफ असासे बनाने यानी एसेट बियॉन्ड मींस की जो इस वक्त रेफरेंस है मंजूर हुआ है, और कौमी खजाने को इससे 1 अरब 60 करोड़ रुपए से शायद का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा दीगर ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान हैं जिनके खिलाफ ये इंक्वायरीज और रेफरेंसेस मंजूर हुए हैं। हिना साहबा, आप एमनेस्टी स्कीम और दीगर हवाले से बात कर रही थी और एतराजात हैं, आखिरकार इसके बाद क्या जो बजट भी पेश होना है, आप लोग मंजूर होने देंगे, नहीं होने देंगे, असेंबली में शोर शराबा होगा, क्या होगा आगे मुस्तकबिल, किस तरह से आपकी हिकमत अमली होगी इन द असेंबलीज? देखिए, ये मैं जैसे एक बात को कंटिन्यू करूंगी, ये सारा डेटा को अंडर वन अम्ब्रेला अगर किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फिर से एक अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात ना हो। अब जैसे IMF का भी है, IMF का पैकेज भी हमें FATF की क्लियरेंस के बाद मिलेगा। अब आप मुझे बताएं कि FATF की क्लियरेंस, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ईरान जाके ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो जमीन है वो टेररिज्म के लिए यूज होती है, तो आपको कैसे, आप तो अपना केस खुद FATF के लिए वीक कर रहे हैं। अब जैसे आपने एक और बात की कि अभी IMF की जो डील हो रही है उसमें एक्सपोर्टर्स की सब्सिडी जो है वो कम कर दी है, और डॉलर जो है वो फ्लोटिंग मार्केट में है, तो वो इंपोर्टर्स को भी नुकसान होएगा। तो जब आपकी मार्केट कंड्यूसिव ही नहीं है तो कैसे आपकी ओवरऑल इकोनॉमी रिवाइव होएगी। अब मुझे बताएं कि हमारे टाइम में GDP जो था वो 5.8 था, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम GDP 2.8 पे चला गया। क्या उनकी जिम्मेदार भी नवाज शरीफ साहब है? डॉलर अब 147 पे आ गया, उनके जिम्मेदार, इस डॉलर की प्राइस के जिम्मेदार भी नवाज शरीफ साहब हैं। सोने की प्राइस 70,800 रुपीज पे चली गई है। अब इन्होंने कहा हम कर्जे नहीं लेंगे, सबसे पहले जाके कतर, UAE, चाइना सब जगह से कर्जे लिए, फिर कहा हम IMF की डील नहीं करेंगे, फिर IMF की डील कर दी। तो प्लीज ये ट्रस्ट डेफिसिट जो एक क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट ना हो। और जैसे आपने नैब की बात की केसेस पे, तो सबसे पहले तो अलीम खान साहब को सबसे आखिर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और सबसे पहला क्लीन चिट अलीम खान साहब को मिल गया। तो क्यों हो रहा है? आप जैसे बात, साद रफीक साहब और सलमान रफीक साहब अभी तक वो जेल में हैं, उनके खिलाफ तो अभी तक कोई रेफरेंस आया नहीं। तो प्लीज ये जो नैब के लॉज हैं उनको भी तब्दील करने की जरूरत है। इसको नैब को एज अ बॉडी अगेंस्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये जो आपकी बात है कि आपके दौर में सब सही था और आप खराब हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बसा साहब, जिम्मेदार तो वो 9 माह है, 8 से 9 महीने हुकूमत जो आपकी रही है। बात कर रही हूँ कि इन्होंने इलेक्शन कैंपेन नया पाकिस्तान बनाने के लिए की, तो ये दोबारा अगर ये गुलामी सरकार की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज ये हमें क्यों? वो 8 महीने 9 महीने तो आप जिम्मेदार हुए ना, कोई डायरेक्शन नहीं दिया आपकी इकोनॉमी टीम ने, कोई आप कुछ कर नहीं सके, यहाँ आ गए तो फिर कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार से सुन रहा था जी। सैफान, मैं हिना को भी बड़े गौर से सुन रहा था और बाकी अपोजिशन की हम बातें सुन रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं रही है, ये चाइना, स्विट्जरलैंड या कनाडा के हुक्मरान रहे हैं। वहां दूध और शहद की नहरें बह रही थी। अंदाजा आप करें भाई, अगर आप इतने ही अच्छे थे तो मुझे बताएं कि वो 30 अरब का कर्जा किधर गया? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां चला गया? उसका कोई तो हिसाब दे दो यार। अच्छा, वो लाल बस बना दी, खट्टी ट्रेन बना दी, पीले ट्रैक्टर बना दिए, आप उससे बढ़कर देख लें, आप वो तो सस्ते तंदूर। भाई आप 56 जाली कंपनियां, गुजारिश सिर्फ इतनी है, हमारा जो तहरीक इंसाफ, हम इससे भागते नहीं है, हम जवाबदेह हैं, वी आर आंसरेबल बिकॉज वी आर इन गवर्नमेंट। लेकिन मेरे भाई हमसे उतना हिसाब लें जितने हम जिम्मेदार हैं। अब 9 महीने की हुकूमत 40 साल की तो जिम्मेदार नहीं है। अब इसके लिए मैं बड़ा क्लियर हूं, इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी डिटर्मिनेशन भी है। हम अगर IMF के पास गए हैं तो आप देखेंगे कि IMF का जो लोन है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग ये दो। और मैं, बहुत सारे दोस्तों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं,
2 साल से पहले मुझे इकोनॉमिकली हालात अच्छे होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इतनी इकोनॉमी अनस्टेबल की हुई थी इन लोगों ने। अब एक नेचुरल फ्लो में जा रहे हैं, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। और दूसरी बात देखिए, नैब की बात, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। सुन के एक बात आप कहते थे कि आप पैसा रिकवर करेंगे। मैं शहजाद अकबर साहब जो आपके एडवाइजर भी हैं प्राइम मिनिस्टर को ऑन अकाउंटेबिलिटी, हमने सुना था एसेट रिकवरी यूनिट और दे रिकवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $200 बिलियन तो आपके एक खुद मिनिस्टर कहते हैं, और इससे पहले PMLN के जो सेनेटर सागदार भी कह चुके हैं ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। ये सुनवाते हैं कि शहजाद अकबर साहब अब क्या कहते हैं, और हम जानेंगे आपसे कि ये वादा कब पूरा होगा कि लूटा हुआ पैसा आप लोग वापस लेकर आएंगे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट, क्या कहा शहजाद अकबर साहब हुई है। वो बैरूने मुल्क जितने एसेट्स की डिटेल्स हैं वो एक बड़ी तादाद में, जिसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, तकरीबन 10,000 से ज़ायद प्रॉपर्टीज की जो तफसीलात हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज की तफसीलात, जो कि 2 मुल्कों में UAE और UK। सर एक तरफ वो 70 मुल्कों से तफसीलात ले रहे हैं, हजारों प्रॉपर्टीज की ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं जिसमें आप जो फॉरेन लिक्विड एसेट्स हैं जो अभी तक रिपैट्रिएट नहीं हुए उसको 6% टैक्स रेट के ऊपर ला रहे हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो लिक्विड एसेट्स हैं रिपैट्रिएटेड जो हो चुके हैं उसको 4% पे ला रहे हैं। तो ये पैसे तो जो बाहर हैं, जिन्होंने जायदादें बना ली, जो अनडिस्क्लोज वेल्थ है, उसको तो आप एमनेस्टी के जरिए क्लियर कर रहे हैं। तो कौन सा लूटा हुआ पैसा वापस आ रहा है बस साहब? ये तो आप एमनेस्टी दे रहे हो उल्टा उन चोरों को जो पैसे वहां लेके गए थे। फिर आपने बिठाया क्यों था शहजाद अकबर साहब को यहाँ पर? किसने बिठाया था? नहीं सिफान, बात को आपने जो सवाल पहले किया था और वो बहुत अहम सवाल है, और हमारे लिए मैं समझता हूं कि हमने ये बहुत बड़ी बातें की हुई हैं कि वो जो जब तक वो पैसा वापस नहीं आता जो इस अवाम का लूटा गया है, जिससे अरबों खरबों की जायदादें बनाई गई हैं, तो इस सारी प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं होगा। नैब के जो रेफरेंस है उनका कोई फायदा नहीं होगा। अभी देखना मियां नवाज शरीफ साहब को जुर्माना हुआ है और उन्होंने सलाख काट रहे हैं। अगर वो पैसा जो उनका बाहर पड़ा, जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं ये पैसा इतनी जल्दी वापस नहीं आना, फिर मैं आपको कहूं सफान, बात यह है कि ये लोगों ने भी बड़े जबरदस्त तरीके अपनाए हुए हैं वहां पैसा छुपाने के। अब कंट्री टू कंट्री कॉन्ट्रैक्ट होता है, चीजें होती हैं, डायलॉग होता है, वो तमाम चीजें ऑन दी वे है इंशाल्लाह। ये जो और हमारी कामयाबी हुकूमत की यही है कि जिस मुल्क को लूटा है, खा वो हमारे कैंप में हो खा वो अपोनेंट कैंप में हो, वो पैसा रिकवर करना ही सबसे अहम काम है। क्योंकि जब तक पैसा रिकवर नहीं होगा, इन जेलों को इनको पकड़ने से, अदालतों में लेके जाने से इनका कोई फायदा नहीं। सिर्फ आपकी प्रायोरिटी होगी। फिर लेकिन बस साहब, आप जो तरीकेकार आपने बताया कि आप 6% टैक्स देकर आप उस डिक्लेयर कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, आपने बाहर अगर बनाई है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकते हैं तो आप क्या पैसा लूटा हुआ लाएंगे? किसी ने बाहर जायदाद बनाई है, लंदन में फ्लैट खरीदा है, तो वो 6% टैक्स देकर उसको डिक्लेयर कर देगा उस वेल्थ को। तो इसमें ये कमाल तो नून लीग ने भी कर दिया था पहले एमनेस्टी स्कीम देके। ये आपने क्या लूटी हुई दौलत लेकर आए, जेलों में भरा, इससे किसी कौन सा जेल भरेगा? नवाज शरीफ और देखे ये जो हाउस ऑफ शरीफ है और जरदारी फैमिली है, ये तो मेरे भाई नहीं अनाउंस करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखना, ये कभी नहीं करेंगे। उनको पता है कि यार हमारा उनकी शामत आनी है, उसके ऊपर पहले इल्जामात लग रहे हैं, केसेस अदालत में है, वो कब इसको डिक्लेयर करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमारी जायदाद, वो मरियम का साठ चलाए ना, हमारी जायदाद तो पाकिस्तान में भी नहीं है, दुनिया के किसी कोने में नहीं है, अब पता नहीं कहां कहां से निकली आ रही है जायदादें, बड़े बड़े तो इसलिए इनके ये काम नहीं करेंगे। हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो लोग इस बात से डरते हैं कि हम अनाउंस ना करें, वो इस कैटेगरी में आएंगे। और दूसरी बात, बड़ी मैं हम आपको बात कहने लगा हूं, देखें ये आने वाले 2 महीने 1 महीने बहुत अहम है। एमएनसी स्कीम लॉन्च होने जा रही है, इसके रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएंगे। IMF की आप हमारी जो टीम IFBR की हम 1-2 महीने बिल्कुल आपका इंतजार करेंगे, नियत भी आपकी ठीक होगी। लेकिन मुझे बताएं कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी साहब के फ्लैट नहीं है, अभी आपके खुद शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं हजारों की तादाद में हमने डिटेल्स निकाली है, प्रॉपर्टीज हैं, हजारों की तादाद में फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट नवाज शरीफ एंड जरदारी साहब, ये इनको तो आप सब क्लीन चिट दे रहे हैं ना ये सारे स्कीम के तहत। साहब ने अभी बात जी अच्छा जी हिना साहब आप इस पर भी बताइएगा। लेकिन हिना साहब आज एक टीम, आज एक इंपॉर्टेंट, आप क्योंकि लाहौर में हैं इस वक्त आप दोनों, तो आज डॉक्टर सलमान शाह साहब को भी अपॉइंट किया गया है एज द एडवाइजर टू द CM पंजाब ऑन फाइनेंस। हाउ डू यू सी दिस? आप दोनों से पूछूंगा, हिना पहले आप जवाब भी देते हैं उस बात को, अब कैसा आप देखती हैं सलमान शाह साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लाल बस की बात की, तो मुझे ये बताएं, लाल बस की बात की, मेट्रो बस की, तो इन्होंने देखा देखी
जो BRT मंसूबा क्यों स्टार्ट किया था, इनसे तो कॉपी पेस्ट नहीं हुआ अभी तक, उसके किकबैक्स के तो सबसे पहले चेक करें। तो ये तो एक्चुअली PMLN के जो मंसूबे हैं उनको कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। इसके बाद 50 लाख घर, अब 9 महीने हो गए, कितने 5 लाख घर तो बन गए होने चाहिए थे, वो कहाँ हैं? 1 करोड़ नौकरियां, वो कहाँ हैं? अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये हमें कहते थे कि हम ये स्कीम ला रहे हैं टैक्स एवेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अब ये जो एमनेस्टी स्कीम लेके आए हैं ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं? ये इमरान खान साहब कहते हैं NRO नहीं देंगे, तो मुझे तो लगता है ये एमनेस्टी स्कीम अपने हुकूमत में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं। ये किसके लिए लेके आ रहे हैं? अब जो एडवाइजर की आपने बात की, आप मुझे बताएं कि हमें लास्ट 10 ईयर्स तक असद उमर को सेल करते रहे कि ये हमारे ये हमारी इकोनॉमी को रिफॉर्म करेंगे। तो जब असद उमर साहब आए तो उनको पता भी नहीं था, तो उनको साइड पे कर दिया और एक नए फाइनेंस मिनिस्टर को, जिनको ये खुद क्रिटिसाइज करते रहे, उनको ले आए। IMF की नेगोशिएशंस की पीक टाइम पे इन्होंने FPR के चेयरमैन चेंज किए, इन्होंने आपके गवर्नर स्टेट बैंक चेंज किए, और IMF के जो अपने रजा बाकर साहब जो इजिप्ट के आपके पॉइंट से आई एम सो सॉरी, मुझे वाइंड अप की तरफ बढ़ना है क्योंकि अब सलमान शाह, ठीक है, आपका आया है और आप लोगों ने बात भी की, खुल के की कोशिश की कि हमने तमाम चीज़ों को कवर कर सकें। आपका शुक्रिया हिना भट्ट साहिबा, शौकत बसा साहब, अशफाक तोला साहब जो प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में साथ रहे। फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, हमारा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पेज आपके सामने फ्लैश कर रहा है। यू कैन राइट अस ऑन दिस